Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our second lecture on clinical pharmacokinetics and therapeutic drug monitoring. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ पॉइंट्स थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के हवाले से डिस्कस किए थे, उनको आउटलाइन किया था और अब हम उनको वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ द ड्रग और ड्रग सिलेक्शन। अच्छा, अगर हम जब ड्रग सिलेक्शन की बात करें तो चॉइस ऑफ ड्रग एंड ड्रग थेरेपी इज़ यूजुअली मेड बाय द फिजिशियन। हमारी सोसाइटी में जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, उसमें जो सिस्टम है वो इस चीज़ को प्रमोट करता है कि जो ड्रग की सिलेक्शन होती है और जो चॉइस होती है वो यूजुअली फिजिशियन करता है। हाउएवर मैनी प्रैक्टिशनर्स कंसल्ट विद क्लिनिकल फार्मासिस्ट, ठीक है, लेकिन बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, फिजिशियन हैं, अक्सर व बेशतर वो ख़ास तौर से जैसे केसेस आईसीयू के होते हैं तो उसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट को भी कंसल्ट करते हैं फॉर द चॉइस ऑफ ए ड्रग, यानी सिलेक्शन ऑफ द ड्रग एंड ऑफ फॉर द डोजेज रेजिमेन। इंक्रीजिंगली क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल एंड नर्सिंग केयर फैसिलिटीज़ are closely involved in prescribing, monitoring and substitution of medication as a part of medication therapy management program, MTM program। अच्छा, पाकिस्तान में तो अभी ये सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन बहरहाल फार्मासिस्ट इन्वॉल्व हैं कंसल्टेशन में, सपोर्टिंग में, मॉनिटरिंग में टू द नर्सिंग स्टाफ एंड फिजिशियन, कि वो उनको ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो इनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि किस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी ड्रग जो होगी वो उसकी सिलेक्शन बेहतर रहेगी और क्या अप्रोप्रिएट डोजेज रेजिमेन होना चाहिए। लेकिन यूएस और कनाडा, या अगर हम यूके की मिसाल लें, जहाँ पे फार्मासिस्ट के पास काफ़ी हद तक प्रिस्क्राइबिंग अथॉरिटी भी होती है, अगर उसने वो प्रिस्क्राइबिंग का लाइसेंस भी लिया हुआ है यानी इंडिपेंडेंट प्रिस्क्राइबर का, तो वो फिर उस सूरत में प्रिस्क्राइब भी कर सकता होगा और फिर वो होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबल भी होगा। जहाँ उनके ऊपर ये प्रिस्क्राइबिंग की अथॉरिटी मिल रही है, ऑन दी अदर हैंड फिर उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि ट्रीटमेंट फिर सही होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई मिसहैप हो गया उसमें और रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हो गया जिसकी वजह से पेशेंट को कोई हार्म हो गया, तो उसके लिए वो फिर फार्मासिस्ट अकाउंटेबल भी होगा। अच्छा, हॉस्पिटल्स एंड वेरियस प्रिस्क्रिप्शंस रीइंबर्समेंट प्लान्स हैव ए ड्रग फॉर्मूलरी। अच्छा, हॉस्पिटल्स हैं या वेरियस प्रिस्क्रिप्शन रीइंबर्समेंट प्लान्स हैव ड्रग फॉर्मूलरी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं या इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं या कंट्रीज़ हैं, उनमें क्या होता है कि ये हेल्थ केयर और ड्रग जो होती है वो रीइंबर्स की जाती है, यानी ये इनिशियली पेशेंट जो है वो या तो पेशेंट पे कर देगा या फिर उसका बिल जो होगा उस कंपनी को चला जाएगा जो कि उसको रीइंबर्स उसका बिल जो होगा मेडिकेशंस का पे करेगी। आमतौर पे वो मेडिकल या मेडिसिन इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं। तो वो क्या करती हैं कि उनकी भी अपनी एक ड्रग फार्मूलरी होती है और उसमें उन ड्रग्स की लिस्ट मौजूद होती है जो कि अलाउड होती हैं रीइंबर्समेंट के लिए, और कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं कि जिनको रीइंबर्स नहीं किया जाता। यूजुअली वो ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए होती हैं या फिर मल्टी विटामिन्स वगैरह होती हैं, तो उनको रीइंबर्स नहीं किया जाता। तो उसमें ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि वो रीइंबर्सेबल ड्रग्स हों जो कि उस प्रिस्क्रिप्शन में शामिल हैं, अगर उनको रीइंबर्स करवाना है, और वो उसकी फार्मूलरी में शामिल होने चाहिए। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें, एंड फार्माकोडायनेमिक्स आर पार्ट ऑफ द ओवरऑल कंसिडरेशन इन द सिलेक्शन ऑफ ए ड्रग फॉर इंक्लूजन इन द ड्रग फार्मूलरी। अच्छा, अब वो जो फार्मूलरी डिज़ाइन की जाती है या जो फार्मूलरी बनाई जाती है, उस फार्मूलरी में भी जो ड्रग शामिल की जाती हैं उसमें उन ड्रग्स की पूरी इवैल्यूएशन की जाती है और उसके फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को इवैल्यूएट किया जाता है। अगर वो ड्रग प्रूफ होती है, उसके एविडेंसेस ये साबित करते हैं, यानी क्लिनिकल लिटरेचर ये साबित करता है कि दैट ड्रग इज़ रियली एसेंशियल फॉर सोसाइटी एंड पेशेंट्स, तो फिर वो ड्रग उस फार्मूलरी में शामिल कर ली जाती है। उस फार्मूलरी को जो डिज़ाइन किया जाता है या जो उसको ड्रग फार्मूलरी को जो ड्रग इंक्लूड करनी है या कोई एक्सक्लूड करनी है ड्रग, तो उसका डिसीजन जो है वो फिर एक कमेटी करती है जिसको फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी यूजुअली कहा जाता है।
हॉस्पिटल में आमतौर पे ये फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी होती है और इंश्योरेंस कंपनी में भी इनकी अपनी एक कमेटी होती है। उस कमेटी में फार्मासिस्ट एंड फिजिशियंस और भी इसके अलावा हर वो स्पेशलिटी यानी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जिसमें हर वो शख्स इन्वॉल्व होता है जो कि ड्रग और ड्रग रिलेटेड इश्यूज से हैंडल करेगा। So an institutional pharmacy and therapeutic committee periodically reviews clinical efficacy data on new drug products for inclusion in the formulary and older products for removal from the formulary। ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया कि ये फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का काम क्या होता है, पीरियोडिकली अपनी मीटिंग्स को कंडक्ट करना और उसमें रिव्यू करना कि कोई नई ड्रग आई है तो उसकी क्लिनिकल एफिकेसी का डेटा क्या है, अगर वो अपीलिंग ड्रग है और वो पेशेंट को उनके बेनिफिट दे सकती है तो उस न्यू ड्रग को फॉर्मूलरी में इंक्लूड करना, और अगर कोई पुरानी ड्रग है जो कि ऑब्सोलीट हो गई है और अब उसको फॉर्मूलरी में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है और बल्कि वो फॉर्मूलरी के या हॉस्पिटल के बजट पे बोझ है, बर्डन है, तो उसको फिर फॉर्मूलरी से निकाल दिया जाता है यानी रिमूव या डिलीट कर दिया जाता है। अच्छा, इस फॉर्मूलरी के हवाले से फार्मासिस्ट में चूज वन ड्रग ओवर अनदर बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक एडवर्स इफेक्ट्स फार्माकोकाइनेटिक्स एंड कॉस्ट कंसिडरेशन। ठीक है, जो फार्मासिस्ट ड्रग की सिलेक्शन में इन्वॉल्व होगा उसके लिए ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे कि उसका थेरेप्यूटिक एंड पॉइंट ड्रग का क्या है और वो थेरेप्यूटिक आउटकम अचीव होगा उस ड्रग से या नहीं होगा जिस थेरेपी के लिए वो पेशेंट को दी जा रही है। एडवर्स इफेक्ट्स उसके क्या पॉसिबल हैं, क्या लिस्टेड हैं, क्या पॉसिबल हैं, कौन से हैं जो कि नोन हैं, कौन से अननोन हैं जो कि हो सकते हैं बट वी डू नॉट नो एट द मोमेंट। इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक फैक्टर्स उसके क्या हैं यानी उसकी हाफ लाइफ क्या है और उसकी डोज कितनी देनी है, उसकी का बिहेवियर कैसा है, लीनियर काइनेटिक्स है या नॉन लीनियर है, डोज और कंसंट्रेशन चेंज होने से उसके मेटाबॉलिज्म पे और एलिमिनेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये पैरामीटर्स। इसके अलावा कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसमें पेशेंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की। सपोज दैट मेडिकल हिस्ट्री पेशेंट की ये बताती है कि अगर फॉर सपोज दैट पेशेंट के लिए एक ड्रग फार्मासिस्ट ने चूज़ की लेकिन मेडिकल हिस्ट्री में ये पता चला उसको पढ़ के कि ये वाली ड्रग जो है इसको ये हिस्ट्री में ले चुका है और उसको सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो चुका है, इस तरह का एडवर्स इफेक्ट हो चुका है, तो फिर वो मेडिकल हिस्ट्री से ये इन्फॉर्मेशन मिल गई, लिहाजा वो ड्रग जो होगी वो वैसे ही रूल आउट हो जाएगी। इसके अलावा पेशेंट स्पेसिफिक में पैथोफिजियोलॉजिक स्टेट सपोज दैट वो ड्रग किडनी से एलिमिनेट होती है और किडनी फंक्शन पेशेंट का ऐसा है यानी जो आपने चूज़ किया एज ए फार्मासिस्ट वो किडनी से एलिमिनेट होती है, लेकिन जो ड्रग आप चूज़ करने के बाद आपने पेशेंट की जब इंफॉर्मेशन जो करंट मेडिकल हिस्ट्री जब उसकी चेक की तो पता चला कि पेशेंट जो है वो रीनल फेलियर में जा रहा है या रीनल फेलियर का शिकार है, तो फिर आपकी चॉइस ऑफ ड्रग चेंज होनी शुरू हो जाएगी यानी आपकी जो चॉइस होगी वो फिर चेंज हो सकती है। इसके अलावा कंकरेंट ड्रग थेरेपी को भी देखा जाता है कि ड्रग थेरेपी इस वक्त क्या चल रही है, किसी ड्रग के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं है। अगर किसी ड्रग के साथ कोई इंटरेक्शन है तो देन अगेन यू विल चेंज द ड्रग, आपका सिलेक्शन चेंज हो जाएगा। नॉन एलर्जीज, ड्रग सेंसिटिविटीज़ यानी वही है हाइपर सेंसिटिविटीज़ और ड्रग इंटरेक्शन, इन तमाम को देखना पड़ता है। दैट इज़ वाई दे ऑल आर इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन। इसके अलावा आज जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ गया है दैट इज़ यूज ऑफ फार्माकोजेनेटिक डेटा, दैट इज़ अनदर टूल इन असिस्टिंग ड्रग सिलेक्शन फॉर द पेशेंट। जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि जी ये एक रेस का पेशेंट आया है और इस रेस में इस ड्रग का जो है मेटाबॉलिज्म फास्ट है। अब इसके फास्ट मेटाबॉलिज्म की वजह से इस ड्रग का रिस्पॉन्स नॉर्मल डोज में वो नहीं आएगा यानी जो यूजुअल डोज हम देते हैं वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा क्योंकि ये फास्ट मेटाबोलाइज़र है, लिहाजा इसको या तो हाई डोज दी जाए या फिर कोई और ड्रग दी जाए जो कि जिसका ये फास्ट पेशेंट जो होगा वो जेनेटिकली फास्ट मेटाबोलाइज़र नहीं है। तो इसको फार्माकोजेनेटिक डेटा एवेल्यूएशन भी आजकल जो है वो ड्रग सिलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन रखती है। अच्छा, उसके बाद फिर जब आपने एप्रोप्रिएट ड्रग की सिलेक्शन कर ली पेशेंट के ये तमाम फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डोजेज रेजिमेन डिज़ाइन।
डोजेज रेजिमेन डिज़ाइन में दो चीज़ें होती हैं, डोज कितनी देनी है और डोजिंग इंटरवल क्या होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं डोज अपॉन टॉर। ठीक है, डोज यानी क्वांटिटी ऑफ डोज 200 मिलीग्राम या 500 मिलीग्राम या 1000 मिलीग्राम जो भी है। टॉर है क्या है, डोजिंग इंटरवल, यानी दो डोजेज के दरमियान में इंटरवल कितना होना चाहिए, 8 घंटे का, 12 घंटे का, 24 घंटे का, या जो भी इस तरह से टॉर या डोजिंग इंटरवल आपने रखना है। सो क्या मेन ऑब्जेक्टिव है डिजाइनिंग ऑफ एन अप्रोप्रिएट डोजेज रेजिमेन फॉर द पेशेंट, कि प्रोवाइड ए ड्रग डोज एंड डोजिंग इंटरवल दैट अचीव ए टारगेट ड्रग कंसंट्रेशन एट द रिसेप्टर साइट, कि ऐसी डोज हो और ऐसा इंटरवल हो कि जो ड्रग कंसंट्रेशन है, टारगेट आप कर रहे हैं या डिज़ायर कंसंट्रेशन है, जिसको हम CP डिज़ायर भी कहते हैं या एवरेज कंसंट्रेशन भी कहते हैं या CP स्टडी स्टेट कंसंट्रेशन भी कहते हैं, यानी स्टडी स्टेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन CPSS, उसको अचीव होना चाहिए और इतना अचीव होना चाहिए कि वो अपने रिसेप्टर साइट को ऑक्यूपाई करे और वो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स दे, जिस रिस्पॉन्स के लिए हमने इस ड्रग को एडमिनिस्टर किया है और या फिर इसको सिलेक्ट किया है फर्स्ट स्टेप में। वंस द प्रॉपर ड्रग जो है वो सिलेक्टेड हो गई फॉर द पेशेंट, ए नंबर ऑफ फैक्टर्स मस्ट बी कंसिडर्ड। अब वो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, like when designing the dosage regimen, usually the manufacturer's dosing recommendation in the package insert will provide guidance on the initial starting dose and dosing interval in typical patient population। कि आपने ड्रग की सिलेक्शन कर ली तो उस वक्त आप इनिशियली उसको किस डोज से स्टार्ट करेंगे। यूजुअली आप उस वक्त उस डोज से स्टार्ट करते हैं कि जो वो कंपनी की, जिस कंपनी की वो मेडिकेशन है, जो कंपनी ने वो मेडिकेशन बनाई है और मार्केट की है, तो उस प्रोडक्ट के अंदर एक उसका लीफलेट होगा यानी पैकेज इंसर्ट होगा, उसमें वो इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी कि ये ड्रग स्टार्ट करते वक्त कितनी डोज से देनी चाहिए और इसका डोजिंग इंटरवल क्या होगा इन टिपिकल पेशेंट पॉपुलेशन या मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में। ठीक है, यानी जो, क्योंकि वो जैसे हमने कल भी बात की थी अपने पिछले लेक्चर में, कि जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, हमने ये बात की थी कि क्योंकि जो डोज और डोजिंग इंटरवल डिसाइड होता है वो क्लिनिकल स्टडी में उस बेस पे होता है और कंसंट्रेशन उस बेस पे डिसाइड होती है कि जो करंट पेशेंट स्टडी में शामिल किए गए और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ रेसेस और एथनिक ग्रुप को शामिल किया जाता है। लेकिन कॉस्ट फैक्टर की वजह से, स्टडी की कॉस्ट की वजह से ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता कि हम कोई ऐसी स्टडी कर सकें जिसमें दुनिया भर की तमाम रेसेस और एथनिक ग्रुप को शामिल कर सकें, ताकि बिल्कुल एक्यूरेट डेटा हासिल हो सके। तो उस वजह से हमारे पास जो है बिल्कुल एक्यूरेट डेटा जो है वो हासिल नहीं होता, और जब एक्यूरेट डेटा हासिल नहीं होता तो फिर हमें कहीं ना कहीं जो है हमारी सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि हमें वो जो डोज जो होती है वो स्टार्ट तो हम इसी रिकमेंडेशन से करेंगे, लेकिन जब अगर पेशेंट को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फिर वो डोज और डोजिंग इंटरवल को चेंज करेंगे, और अगर रिस्पॉन्स इस स्टार्टिंग डोज और डोजिंग इंटरवल में टॉक्सिक आ रहा है तो फिर डोज हमें कम करनी पड़ेगी और उस पेशेंट की फार्माकोकाइनेटिक अलग से कैलकुलेट करके और हमें उस पेशेंट का इंडिविजुअल डोजेज रेजिमेन इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये वो एरिया है जिसमें फिजिशियन इज डिपेंडेंट अपॉन यू। आप जो रिकमेंडेशन देंगे, आपकी जो रिकमेंडेशन होगी, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो जैसा मैंने अभी बताया कि ये जो इसमें डोज और डोजिंग इंटरवल है वो किस बेस पे है, कि टिपिकल पेशेंट के लिए कि ये जो रिकमेंडेशन है बेस्ड अपॉन क्लिनिकल ट्रायल परफॉर्म ड्यूरिंग और आफ्टर ड्रग डेवलपमेंट एंड पैकेज इंसर्ट कंटेनिंग द FDA अप्रूव्ड लेबल सजेस्ट एन एवरेज डोज एंड डोजिंग रेजिमेन फॉर द एवरेज पेशेंट जो कि एनरोल थे इन दीज स्टडीज। और फिर आगे वही वाली बात कर रहे हैं जो मैं भी आपको बता चुका हूँ कि जेनेटिक वेरिएशन जो हो रही है पेशेंट टू पेशेंट, ड्रग इंटरैक्शन एंड फिजियोलॉजिक कंडीशन सच एज डिजीज और प्रेगनेंसी में चेंज द फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ द ड्रग, देयरफॉर रिक्वायरिंग डोजेज रेजिमेन इंडिविजुअलाइजेशन। लिहाजा ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा कि कोई जेनेटिक वेरिएशन है या इंटरेक्शन है या कोई फिजियोलॉजिक चेंज है, प्रेगनेंसी है या कोई और डिजीज़ है, जिसकी वजह से उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक उस पेशेंट में चेंज हो रही है, यानी ड्रग का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा या ओवर आ रहा है, मीन्स
टॉक्सिसिटी कॉज हो रही है, तो उस केस में आपने फिर क्या करना है, उसकी डोजिंग रेजिमेन इंडिविजुअलाइजेशन करनी है। और डोजिंग रेजिमेन इंडिविजुअलाइजेशन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको फार्माकोकाइनेटिक्स की आपके अंदर फार्माकोकाइनेटिक्स की आपके वो स्किल्स होने चाहिए, वो एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, जिसकी बेस पर आप आसानी से डोजेज रेजिमेन को जो है वो उसके इस्टेब्लिश कर सकें। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं सम पेशेंट्स में हैव अनयूजुअल फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म, दैट इज़ फास्ट और स्लो मेटाबोलाइजर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलिमिनेशन हाफ लाइफ एंड सिस्टमिक ड्रग एब्जॉर्प्शन वो होगी, चेंज हो जाएगी। अब जैसे अगर हम बात करें कि वो है फास्ट मेटाबोलाइजर, तो क्या होगा कि उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन एंड द ड्रग रीचेस टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ड्रग एब्जॉर्ब होने के बाद जिस भी रेट से एब्जॉर्ब हो रही है, वो एब्जॉर्ब होने के बाद जब वो लेवर से गुजरी तो वो बहुत एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज हो गई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि जब जो ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में बच के पहुंची एक्टिव फॉर्म में, तो वो बहुत कम रह गई। तो यानी उसकी बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि उसकी हाफ लाइफ भी, ड्रग की एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी कम हो जाएगी, और वो जल्दी ही बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। इसके बरक्स अगर स्लो मेटाबोलाइजर होगा तो सिचुएशन अपोजिट होगी। वो किस तरीके से कि ड्रग तो एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन उसकी का मेटाबॉलिज्म लेवर से कम है, जिसकी वजह से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा आ जाएगी, यानी बायो अवेलेबिलिटी उसकी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर वो नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक को फॉलो करती है तो उसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ भी बढ़ जाएगी आफ्टर द ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो जिसकी वजह से फिर उस पेशेंट में टॉक्सिसिटी का रिस्क भी होगा। तो अगेन इन सच टाइप ऑफ पेशेंट यू नीड टू डू इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ डोजेज रेजिमेन। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड एज ए क्लिनिकल फार्माकोकाइनेटिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपने उसका डोजेज रेजिमेन अप्रोप्रिएटली उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ को चेक करके कैलकुलेट करके एक नया रेजिमेन बना के देना है जो उस पेशेंट के लिए सूटेबल भी हो, जिसमें उसकी कंसंट्रेशन जो हो वो इफेक्टिव कंसंट्रेशन भी हो और थेरेप्यूटिक आउटकम भी अचीव हो रहा हो और टॉक्सिसिटी भी कॉज नहीं हो रही है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट एक और है कि फिजियोलॉजी ऑफ पेशेंट, एज, वेट, जेंडर एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस दैट ऑल्सो अफेक्ट द डिस्पोजिशन ऑफ ड्रग एंड शुड बी कंसिडर्ड। अच्छा, डिस्पोजिशन ऑफ ड्रग क्या होती है? दैट इज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है, कंबाइनली हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलिमिनेशन को ड्रग का डिस्पोजिशन कहते हैं। तो पेशेंट की फिजियोलॉजी यानी वही है कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है, फिजियोलॉजी किडनी की रिड्यूस हुई है, तो अब ड्रग जो है वो, और अनफॉर्चुनेटली जो ड्रग आपने दी है या सेलेक्ट की है वो किडनी से एलिमिनेट होती है, तो उसको उसी हिसाब से उसकी डोज फिर एडजस्ट करनी पड़ेगी जिस हद तक किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हुआ होगा। एज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं जो अर्ली एज में यानी इन्फेंट्स को, ख़ासतौर से न्यूनेट्स को नहीं दी जा सकती। जैसा कि मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर देता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल आप ले लें क्लोरामफेनिकॉल को। क्लोरामफेनिकॉल एक एंटीबायोटिक है, ये न्यूनेट्स को नहीं दी जा सकती। क्यों नहीं दी जा सकती? क्योंकि न्यूनेट्स में उस वक्त हेपेटिक क्लियरेंस यानी मेटाबॉलिज्म जो होता है इस ड्रग का डेवलप नहीं हुआ होता, वो अभी डेवलपमेंट फेज़ में होता है। क्योंकि ये जो क्लोरामफेनिकॉल है, ये जो एलिमिनेट होती है ये ग्लूकोरोनाइड कॉन्जुगेशन के ज़रिए होती है, यानी फेज़ 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शन जो होता है लिवर में जिससे ड्रग एलिमिनेट होती है बॉडी से, ये क्लोरामफेनिकॉल उस तरीके से होती है। अब क्योंकि न्यूनेट्स में ये प्रोसेस इस्टेब्लिश नहीं होता, अभी न्यूनेट्स में जो सिस्टम है वो डेवलप हो रहा होता है, उस वजह से क्लोरामफेनिकॉल बॉडी में एक्यूमुलेट होगी अगर आपने दे दी, और एक्यूमुलेट होने के बाद ये उसमें ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करेगी, ठीक है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, जिसको ग्रे साइनोसिस भी कहा जाता है, ग्रे कलर का साइनोसिस। तो इस वजह से इसको जो है वो एज इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। इसी तरह से ओल्ड एज में भी हमें ये देखना पड़ता है कि ओल्ड एज में
क्या डोज जो होगी वो, क्योंकि लिवर फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, किडनी फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होता है, तो किस डोज पे पेशेंट जो होगा वो अप्रोप्रिएट रहेगा, यानी उसको थेरेप्यूटिक आउटकम जो कि जिस पर्पस के लिए आपने दी है वो थेरेप्यूटिक आउटकम भी अचीव हो। और इसके अलावा सेकेंड पॉइंट इज़ दैट कि किसी किस्म की कोई टॉक्सिसिटी भी नहीं हो और ड्रग की एक्यूमुलेशन भी ना हो। कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो वेट बेस कैलकुलेट की जाती हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल मिलीग्राम पर केजी, कि इतने मिलीग्राम पर केजी इसको ड्रग को एडमिनिस्टर करना है, तो उसमें भी सिलेक्शन ऑफ ड्रग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो है वेट बेस उसका जो होगा डोजेज रेजिमेन इस्टेब्लिश होगा। कुछ जो होते हैं जेंडर बेस मेल और फीमेल के लिए, और कुछ न्यूट्रिशनल स्टेटस बेस भी जो है उसको डोजेज रेजिमेन को इस्टेब्लिश करना पड़ता है। न्यूट्रिशनल स्टेटस इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारी ड्रग्स जो होती हैं वो जिनकी प्रोटीन बाइंडिंग स्ट्रॉन्ग होती है, लाइक वारफेरिन हो गई, एस्प्रिन हो गई, इसके अलावा सल्फोनाइल यूरिया एंटी डायबिटिक ड्रग्स हो गई, तो ये ड्रग इन ड्रग्स की जो प्रोटीन बाइंडिंग है, एल्ब्यूमिन बाइंडिंग, वो बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस कॉम्प्रोमाइज़ है और उस सूरत में उनकी एल्ब्यूमिन लेवल कम है, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि उनको क्या डोजेज उनके लिए अप्रोप्रिएट रहेगी जो कि थेरेप्यूटिक आउटकम भी अचीव करके दे और कोई एडवर्स इफेक्ट भी नहीं आए किसी भी तरह का उन पेशेंट्स में। अच्छा एक्सक्यूज मी। थर्डली एक और पॉइंट है कि एनी पैथोफिजियोलॉजिक कंडीशन सच एज रीनल डिसफंक्शन, hepatic disease or congestive heart failure may change the normal pharmacokinetic profile of the drug and the dose must be carefully adjusted. इसमें किडनी फंक्शन की अगर हम बात करें तो उस पर तो हम रीनल डिसफंक्शन पे ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर रीनल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ है तो उसमें तो हमने करनी है। हेपेटिक डिजीज़ में भी हमने बात कर ली कि वो ये है कि अगर लिवर फंक्शन भी कॉम्प्रोमाइज़ है और वो ड्रग लिवर से एलिमिनेट होती है, ये मेटाबोलाइज होती है, जैसे हमने उसमें स्मॉल बेबी में नियोनेट में बात की थी, तो फिर वो ड्रग जो होगी बॉडी में एक्यूमुलेट होगी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हार्ट इज़ अनएबल टू पंप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, जिसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड फ्लो टूवर्ड्स किडनी रिड्यूस हो जाता है, ब्लड फ्लो टूवर्ड्स लिवर रिड्यूस हो जाता है। जब ब्लड फ्लो टूवर्ड्स किडनी और लिवर रिड्यूस होगा तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म भी रिड्यूस हो जाएगा और ड्रग का एलिमिनेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। जब ये फैक्टर्स रिड्यूस होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि ड्रग का एलिमिनेशन कम होगा और फिर ड्रग बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी और वो एक्यूमुलेट होने के बाद टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। सो ऐसी कंडीशन में भी आपको ये देखना पड़ेगा कि उस पेशेंट के लिए क्या अप्रोप्रिएट डोजेज रेजिमेन है और उसको कितनी डोज देनी चाहिए जिसमें वो पेशेंट जो हो उसका जो भी ऑब्जेक्टिव आपका थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव था तो वो थेरेप्यूटिक ऑब्जेक्टिव की वजह से जो भी आपने ड्रग दी थी तो उसको इतनी डोज में दें कि वो थेरेप्यूटिक आउटकम या ऑब्जेक्टिव अचीव हो और उसका वो आउटकम अचीव हो और उसके बाद वो ड्रग किसी किस्म की टॉक्सिसिटी कॉज ना करे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि इफेक्ट ऑफ long term exposure to the medication in patient must be considered including the possibility of drug abuse by the patients। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द पेशेंट, ख़ास तौर से ये बेंजोडाइजेपिन और ओपियोइड्स जो कि नार्कोटिक ड्रग्स होती हैं उसमें इस चीज़ का हाई रिस्क होता है कि पेशेंट इस पर डिपेंडेंट हो और फिर उसके बाद क्योंकि उसको वो यूफोरिया में जाता है यानी फॉल्स फीलिंग ऑफ वेल बीइंग, दैट इज़ वाई उसका एब्यूज़ का भी रिस्क होता है, तो उसको भी अंडर सिलेक्शन ऑफ ड्रग में उसको भी अंडर कंसिडरेशन रखना है। In addition, personal lifestyle factors such as cigarette smoking, alcohol abuse and obesity are the other issues that are known to alter the pharmacokinetics of the drug। अच्छा, लाइफस्टाइल फैक्टर्स फॉर एग्जांपल वो लाइफस्टाइल फैक्टर सेडेंट्री भी हो सकता है और एक्टिव भी हो सकता है। अब इसमें मैं एग्जांपल देना चाहूँगा पर्टिकुलरली लाइफस्टाइल फैक्टर में इंसुलिन की। सपोज दैट कि एक पेशेंट है वो बहुत हाइपर एक्टिव है, लाइफ स्टाइल उसकी बहुत एक्टिव है, अब वो इंसुलिन लेता है डायबिटीज़ के लिए, तो अब वो क्या करता है इंसुलिन लेने के बाद एक्सरसाइज कर लेता है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ता है और ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से तो जो उसने मसल्स में जो इंसुलिन ली होती है वो जल्दी ब्लड में डिज़ोल्व हो जाती है और जिसकी वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाना शुरू कर देता है। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर while designing the dosage regimen।
सिगरेट स्मोकिंग की अगर हम बात करें, सिगरेट स्मोकिंग में जो एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं बेंजो अल्फा पायरीन, ठीक है, ये एक केमिकल होता है जिसका नाम है बेंजो अल्फा पायरीन। ये बेंजो अल्फा पायरीन क्या है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या करते हैं कि ये भी लिवर एंजाइम्स को बढ़ा देते हैं, यानी हेपेटिक एंजाइम इंड्यूसर है। तो जो स्मोकर होगा उसके एंजाइम्स जो होंगे, मेटाबॉलिक एंजाइम्स बढ़े हुए होंगे। तो अगर आप उसको एक ऐसी मेडिकेशन देंगे जो नॉन स्मोकर में थेरेप्यूटिक रिस्पांस दे रही है विदाउट टॉक्सिसिटी, आप स्मोकर को देंगे तो वही ड्रग जो होगी थेरेप्यूटिक आउटकम आपका अचीव नहीं करके देगी, क्योंकि वो रैपिडली मेटाबोलाइज हो जाएगी मेटाबॉलिज्म के इंड्यूस होने की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, और उसमें वो उस ड्रग का वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बल्कि आपको उसकी डोज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। अल्कोहल एब्यूज़ में ये होता है कि अक्सर लिवर एंजाइम्स रिड्यूस हो जाते हैं, यानी जो हेपेटिक मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हुआ होता है, तो उसमें डोज फिर आपको नॉर्मल इंडिविजुअल से कम करनी पड़ेगी, यानी ऐसे पेशेंट्स के मुकाबले में कम डोज देनी पड़ेगी जो कि अल्कोहल एब्यूज़ नहीं है। इसी तरीके से ओबेसिटी का भी बहुत गहरा ताल्लुक है, क्योंकि इसका ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन से ताल्लुक है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि आइडियल बॉडी वेट की बेस पर ड्रग को कैलकुलेट करते हैं और उसका डोजेज रेजिमेन डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि अगर आपने उसको ओबीस पेशेंट में मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से डोज दे दी तो फिर वो उस पेशेंट में ओवरडोज हो सकती है, और ओवरडोज की वजह से उस पेशेंट में टॉक्सिसिटी आ सकती है। इसको ज़्यादा डिटेल में हम इसी चैप्टर में करेंगे व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द डोजिंग इन ओबीस पेशेंट्स। अच्छा, इसके बाद इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट क्या है कि लैक ऑफ पेशेंट कंप्लायंस, दैट इज नॉन कंप्लायंस इन टेकिंग द मेडिकेशन कैन ऑल्सो बी ए प्रॉब्लम इन अचीविंग द इफेक्टिव थेरेप्यूटिक आउटकम। अब देखिए कंप्लायंस क्या होता है। कंप्लायंस ये क्या है कि एग्रीमेंट है बिटवीन पेशेंट एंड प्रिस्क्राइबर, कि पेशेंट जिस तरह से प्रिस्क्राइब की गई है और जो उसको इंस्ट्रक्शन दी गई है वो उसको फॉलो करेगा। लेकिन मैनी पेशेंट्स दे आर नॉन कंप्लाइंट, मीन्स कि वो उस तरह से इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो थेरेप्यूटिक आउटकम भी अचीव नहीं हो पाता। लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट को कहा गया था कि इसको खाने के बाद लेना है, वो खाने से पहले ले रहा है, या उसको कहा गया था कि ये एम्प्टी स्टमक लेना है, वो फूड के साथ ले रहा है। अक्सर वो बेशतर एंटीबायोटिक्स के सिलसिले में ये एग्जाम्पल हमने भी देखी हुई है कि अब हम जैसे अगर किसी एंटीबायोटिक को किसी फिजिशियन ने ये प्रिस्क्राइब कर दिया कि इसको मिल्क के साथ लेना है, तो ठीक है, वो ड्रग जो है वो एंटीबायोटिक मिल्क के साथ ली जा सकती होगी, उसका कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। बट ऑल एंटीबायोटिक्स आर नॉट सेम। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को कभी कोई और एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की गई तो वो भी जो है मिल्क के साथ ले रहा है। सपोज दैट अगर वो टेट्रासाइक्लिन उसको प्रिस्क्राइब कर दी गई, अब टेट्रासाइक्लिन जब उसको प्रिस्क्राइब कर दी गई तो पता चला वो मिल्क के साथ ले रहा है, मिल्क में तो कैल्शियम होता है, कैल्शियम के साथ टेट्रासाइक्लिन चीलेट बना लेगी, और जब वो चीलेट बना लेगी तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, और जब वो एब्जॉर्ब नहीं होगी तो फिर उसका वही थेरेप्यूटिक आउटकम अचीव नहीं होगा। यही प्रॉब्लम मैनी क्यूनोलोन्स एंटीबायोटिक्स के साथ है, पर्टिकुलरली सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन में भी यही है कि वो डाईवैलेंट और ट्राईवैलेंट कैटाइंस जो मिल्क में हो या जूस में हो उसके साथ बाइंड हो जाती है और उसकी एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाती है। जब एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगी तो अगेन सेम इशू डेवलप होगा कि फिर वो जब एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगी तो फिर उसकी टारगेट कंसंट्रेशन यानी प्लाज्मा कंसंट्रेशन इस्टेब्लिश नहीं होगी, और जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन इस्टेब्लिश नहीं होगी तो फिर जो थेरेप्यूटिक आउटकम है वो भी अचीव नहीं हो सकेगा। तो ये नॉन कंप्लाइंस की कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रख दी है। अच्छा, सम ड्रग्स जिसमें TDM विल बी नेसेसरी बिकॉज ऑफ अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ देयर फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, जो कुछ ड्रग्स हैं जिनका TDM जो है बहुत ही नेसेसरी है क्योंकि उनकी काइनेटिक्स और डायनेमिक्स बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। उसमें क्या है, चेंजेस इन ड्रग और ड्रग डोज में बी रिक्वायर्ड आफ्टर केयरफुल पेशेंट असेसमेंट बाय द फार्मासिस्ट। ठीक है, वो क्या है, इंक्लूडिंग चेंजेस इन द ड्रग्स फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक चेंज हो रही है, ड्रग की बिहेवियर बॉडी में चेंज हो रहा है, ड्रग की टॉलरेंस चेंज हो रही है, पहले टॉलरेट कर रहा था अब नहीं हो पा रहा। क्रॉस सेंसिटिविटी, क्रॉस सेंसिटिविटी ये है कि सपोज दैट कि हम ने पहले एमॉक्सिसिलिन दी थी। अब एमॉक्सिसिलिन में ये है
कि उसमें बीटा लैक्टम रिंग होता है, क्योंकि ये पेनिसिलिन डेरिवेटिव है। तो उस पेनिसिलिन के बीटा लैक्टम रिंग की से उसको हाइपर सेंसिटिविटी है। अब अगर हम इसको चेंज करके सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक पर लेकर आ रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक में भी बीटा लैक्टम रिंग है। तो इसका मतलब ये है कि अगर उसको बीटा लैक्टम रिंग की वजह से सेंसिटिविटी है, तो फिर वो उसको सेफेलोस्पोरिन से भी हाइपर सेंसिटिविटी कॉज होगी। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस सेंसिटिविटी। इसके अलावा और कौन सा फैक्टर है जो टीडीएम में इंपॉर्टेंट है? हिस्ट्री ऑफ अनयूजुअल रिएक्शंस रिलेटेड टू द ड्रग्स। अनयूजुअल रिएक्शंस क्या होते हैं? ये वो रिएक्शंस होते हैं कि जो किसी ड्रग से हो जाते हैं जिसका हमें गुमान भी नहीं होता है, यानी वो कहीं पर रिपोर्टेड भी पहले नहीं होते। ना वो फिजिशियन इंफॉर्मेशन जो लीफलेट होता है, जो ड्रग का इंसर्ट होता है पैकेट के अंदर, ना उसमें मौजूद होते हैं, ना ही हमने कहीं किसी और रेफरेंस में वो जो रिएक्शन है वो कभी उस ड्रग का किसी जगह पे किसी रेफरेंस में पढ़ा होता है। वो ऐसा रिएक्शन है जो कि फर्स्ट टाइम आपने ऑब्जर्व किया है किसी पर्टिकुलर ड्रग के साथ किसी पर्टिकुलर पेशेंट पे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये भी ऐसी सिचुएशन में भी टीडीएम जो है वो बेइंतहा नेसेसरी है। अच्छा, द फार्मासिस्ट मस्ट develop competency and experience in clinical pharmacology and therapeutics in addition to necessary pharmacokinetics skill। ठीक है, तो फिर जैसा कि मैं हमेशा से ये कहता रहता हूँ कि हमारा जो प्रोफेशन है वो नॉलेज का है, और आपको एक अच्छा फार्मासिस्ट साबित होने के लिए और एक अच्छा क्लिनिकल फार्मासिस्ट प्रूव करने के लिए आपके अंदर सिर्फ ये स्किल्स काफ़ी नहीं है कि आपकी फार्माकोलॉजी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ फार्माकोलॉजी इज़ नॉट इनफ, बल्कि फार्माकोलॉजी प्लस थेराप्यूटिक्स मींस क्लिनिकल फार्मेसी और काइनेटिक्स के स्किल यानी फार्माकोकाइनेटिक्स, ये तीनों एरिया आपके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तब आप एक सही कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस क्लिनिकल फार्मासिस्ट होंगे। अदरवाइज अगर आपका इनमें से कोई भी एरिया वीक है तो फिर आप कहीं ना कहीं पर प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि आपके इनमें से जो मेन एरियाज हैं ये थेरेप्यूटिक्स यानी क्लिनिकल फार्मेसी यानी फार्मेसी प्रैक्टिस, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फिर फार्माकोकाइनेटिक स्किल्स, इनमें से कोई एरिया भी वीक है तो फिर आप जो है वो एक अच्छे क्लिनिकल फार्मासिस्ट आपके लिए एज ए उसके तौर पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी और आप जो है वो सही मानों में अपनी जो प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए इन तीनों एरिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपकी नॉलेज इन तीनों एरिया में बहुत साउंड होनी चाहिए। अच्छा, फार्माकोकाइनेटिक्स में बहुत ज़रूरी है कि आपको काइनेटिक्स की कैलकुलेशन आती हो, क्योंकि अगर आपको काइनेटिक्स सिर्फ थ्योरेटिकली आती है तो फिर आपको काइनेटिक्स में कुछ भी नहीं आता। इसलिए कि फार्माकोकाइनेटिक्स में सारा काम ही कैलकुलेशन का है। कैलकुलेशन के बगैर ये फील्ड हो ही नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। इसी वजह से इसके जब न्यूमेरिकल्स का टाइम आएगा यानी इसके जो केसेस का टाइम आएगा उसको भी हम देखेंगे कि किस तरीके से अटैम्प्ट करें। उसके भी लेक्चर इंशाल्लाह आई विल अपलोड। नाउ डोजेज रेजिमेन के बाद फिर नेक्स्ट पैरामीटर इज द फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ द ड्रग क्या है? अच्छा, वेरियस पॉपुलर ड्रग रेफरेंसेस लिस्ट फार्माकोकाइनेटिक्स सच एज क्लियरेंस, बायोअवेलेबिलिटी एंड एलिमिनेशन, हाफ लाइफ। आपको बहुत सारे काइनेटिक्स के रेफरेंसेस मिल जाएंगे। पैरामीटर जो इंपॉर्टेंट है काइनेटिक्स के कि ड्रग की क्लियरेंस क्या है यानी CLT टोटल क्लियरेंस, CLH हेपेटिक क्लियरेंस, CLR यानी रीनल क्लियरेंस क्या है, ठीक है, वो क्या है, और क्लियरेंस इसकी जो है वो 0 ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है। बायोअवेलेबिलिटी ड्रग की कैसी है, इसके अलावा ड्रग की हाफ लाइफ कैसी है, एलिमिनेशन हाफ लाइफ चेंज तो नहीं होती, क्योंकि ये बात आप अपने जहन में रखिएगा कि ड्रग की हाफ लाइफ चेंज होती है अगर ड्रग की जो बिहेवियर है काइनेटिक्स का वो चेंज होगा। यानी 0 ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर से 0 ऑर्डर होगा, ये 0 ऑर्डर से फर्स्ट ऑर्डर होगा, तो इसकी एलिमिनेशन हाफ लाइफ पर भी चेंज आएगा। और इसके अलावा ड्रग की जो लीनियर एंड नॉन लीनियर फार्माकोकाइनेटिक है वो भी इन तमाम फैक्टर पर डिपेंडेंट होती है। इसलिए ये नॉलेज भी आपकी बिल्कुल साउंड होना चाहिए कि ड्रग की जो है वो ड्रग का बिहेवियर किस तरह का है, काइनेटिक्स उसकी कैसी होगी,
लीनियर होगी, नॉन लीनियर होगी, और लीनियर होगी तो क्या पैरामीटर काउंट कर रहे होंगे, और नॉन लीनियर होगी तो क्या पैरामीटर काउंट कर रहे होंगे, और उसमें आपको थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग कैसे करनी है। अच्छा, इसके अलावा वैल्यू फॉर दीज फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स जो हैं वो ऑफन ऑब्टेन फ्रॉम स्मॉल क्लिनिकल स्टडीज़। ठीक है, ये जो ऑब्टेन की जाती हैं वो स्मॉल क्लिनिकल स्टडीज़ से होती हैं। Therefore, it is difficult to determine whether these reported pharmacokinetic parameters are reflected in the general population or in a specific patient group. यहाँ पे वही बात रिपीट हो रही है कि ये जो हमारे पास लिटरेचर में ये जो रेफरेंसेस से ये जो हमें ड्रग की क्लियरेंस, बायोअवेलेबिलिटी और हाफ लाइफ, ये इसके अलावा और कोई पैरामीटर्स ड्रग के जो हमें मालूम होते हैं वो स्मॉल क्लिनिकल स्टडीज़ से मालूम होते हैं। और जब हम रियल लाइफ सिचुएशन में जाते हैं तो स्पेसिफिक पेशेंट में या स्पेसिफिक पेशेंट ग्रुप में जब ये ड्रग यूज़ करते हैं तो उसमें फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स डिफ़र भी कर सकते हैं, और जब वो डिफ़र करते हैं तो फिर वहाँ पर उस इंडिविजुअल पेशेंट को आपने मैनेज करना है और वही ड्रग देनी है, बट उसका अपना फिर उसके फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर डिज़ाइन करने के बाद उसका डोजेज रेजिमेन इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ आपको जाना है। यही बात ये आगे कह रहे हैं कि डिफरेंसेस इन स्टडी डिज़ाइन पेशेंट पॉपुलेशन, यानी पेशेंट पॉपुलेशन डिफर हो गई। जो पेशेंट पॉपुलेशन स्टडी में थी वो अलग थी, जो आपकी प्रैक्टिस में पेशेंट आ रहे हैं वो अलग हैं। एंड डेटा एनालिसिस में लीड टू कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज फॉर द सेम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स। और डेटा एनालिसिस किस तरह से किया गया है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। इसी वजह से आपको बायोस्टैटिस्टिक्स भी पढ़ाई जाती है कि आप क्लिनिकल स्टडी में डेटा की एनालिसिस कर सकें कि वो डेटा को सही तरीके से एनालाइज किया गया है या नहीं किया गया है, वो डेटा की टाइप क्या थी, वो डेटा सही एनालाइज किया गया नहीं किया गया, या मिसलीडिंग रिजल्ट तो नहीं है। तो इसलिए आपको बायोस्टैटिस्टिक्स पर भी कमांड होनी चाहिए। जैसे ये एग्जाम्पल दे रहे हैं, वैल्यूज फॉर अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो वीडी है अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड क्लियरेंस कैन बी एस्टिमेटेड बाय डिफरेंट मेथड्स, और डिफरेंट मेथड से चेक की जाती है, कैलकुलेट की जाती है वीडी और CLT। तो वो मेथड्स आपको मालूम होनी चाहिए बिकॉज दे शुड बी वैलिड एंड रिलायबल। ठीक है, यानी वो वैलिड हो और रिलायबल भी हो। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ड्रग डोजेज फॉर्म के ये पैरामीटर एवेल्युएट करने के बाद अब आप देखेंगे कि डोजेज फॉर्म क्या होनी चाहिए। ठीक है, डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग विल अफेक्ट द ड्रग बायो अवेलेबिलिटी and the rate of absorption and thus the subsequent pharmacodynamic of the drug in the patient. Selection of dosage form जो है वो भी important है। कुछ डोजेज फॉर्म ऐसी होती हैं कि जो रैपिडली एब्जॉर्ब होती हैं, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और जिसकी वजह से उसका फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट यानी उसका जो क्लिनिकल इफेक्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है। और उसी ड्रग की कोई और डोजेज फॉर्म होगी तो उसका रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन कम भी हो सकता है, जिसकी वजह से उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम हो गई और उसकी वजह से उसका फार्माकोडायनेमिक इफेक्ट भी यानी क्लिनिकल इफेक्ट भी उतना इंटेंस नहीं आ पाता जितना कि उस ड्रग का था जिसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो चॉइस ऑफ ड्रग यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। सो चॉइस ऑफ ड्रग डोजेज फॉर्म may be based on the desired route of administration and the desired onset of action, clinical response, cost and patient compliance. अब आप choice of drug क्या करेंगे कि desired route of administration क्या है। आम तौर पे अगर आपको rapid response चाहिए और patient is hospitalized और emergency condition है तो आप IV route की तरफ जाते हैं, क्योंकि आपका desired onset जो होगा वो भी क्विक होगा, clinical response भी फ़ौरन आएगा और route of administration intravenous होगा। उसमें कॉस्ट का फैक्टर भी देखेंगे कि कौन सा सबसे कॉस्ट इफेक्टिव IV पर पेशेंट है, और पेशेंट कंप्लाइंस भी इंप्रूव हो जाएगा उसमें, क्योंकि आप हॉस्पिटल में रह के उस पेशेंट को वो मेडिकेशन दे रहे हैं तो पेशेंट की तो मर्जी है ही नहीं, क्योंकि ये तो आउट पेशेंट के केस में होता है। एम्बुलेटरी केयर में ये होता है कि पेशेंट अपनी मर्जी से दवा पता नहीं उसने पाबंदी से ली, टाइम से ली या नहीं ली, वरना अदरवाइज हॉस्पिटल के केस में तो वो पेशेंट जो होगा वो टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू एंड द नर्सिंग स्टाफ के वो टाइम पर उसको वो मेडिकेशन दे रहे हैं। तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसमें सिलेक्शन ऑफ ड्रग में ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट में भी ईजियर फॉर पेशेंट हु हैज़ डिफिकल्टी टू सॉलो, ठीक है, एंड देन द सॉलोइंग देन द कन्वेंशनल टैबलेट्स। ठीक है,
तो जिनको कन्वेंशनल टैबलेट सॉलो करने में प्रॉब्लम होती है तो उनको ओरली डिसइंटीग्रेटिंग टैबलेट दी जा सकती है जो कि माउथ में ही डिसइंटीग्रेट हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट्स विथ प्रोफ्यूज वोमिटिंग में प्रेफर द यूज़ ऑफ ट्रांसडर्मल डिलीवरी सिस्टम रादर देन द ओरल ड्रग प्रोडक्ट। ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो तो उनको हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम यानी अदर रूट भी यूज़ कर सकते हैं बजाय ओरल रूट के, क्योंकि ओरल रूट में तो फिर वही वोमिटिंग की वजह से उस ड्रग में ये इशू आ जाएगा कि वो ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगी और एलिमिनेट कंप्लीटली या रैपिडली हो जाएगी। अच्छा, पेशेंट कंप्लाइंस के हवाले से अगर हम बात करें तो पेशेंट कंप्लाइंस में जो फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड हैं फैक्टर्स दैट में अफेक्ट द पेशेंट कंप्लाइंस, एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ मेडिकेशन। हो सकता है वो पेशेंट जो है वो पुअर हो, वो ड्रग जो है वो बाय या परचेज नहीं कर सकता हो। इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस, आपने जब उसको ड्रग दी थी तो उसको जो इंस्ट्रक्शन दी थी वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि उसको सही तरीके से समझ नहीं आई कि वो ड्रग को उसे कैसे लेना है, जिसकी वजह से वो उन इंस्ट्रक्शन को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहा। तो एज ए फार्मासिस्ट आपके अंदर ये स्किल्स भी होने चाहिए कि आप कॉम्प्लिकेटेड इंफॉर्मेशंस को भी किस तरह से सिंप्लीफाई करके पेशेंट को बता सकें ताकि वो उसको आसानी से समझ जाए और उस कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शन को भी वो इजीली अंडरस्टैंड करके सिंप्लीफाइड वे में किस तरीके से उस ड्रग को प्रॉपरली ले सकता है ताकि उसका कंप्लायंस बेहतर रहे। इसके अलावा कंप्लायंस में एक और इफेक्ट क्या होता है, मल्टीपल डेली डोजेस। मल्टीपल डेली डोजेस, वो सपोज दैट एक पर्सन है वो बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, अब उसको ऐसी डोज रिकमेंड कर दी कि जो दिन में 4 दफ़ा लेनी है यानी एवरी 6 आवर। तो अब जब दिन में वो बिजी होता है, सुबह की डोज और रात की डोज तो वो ले लेता है, लेकिन जो मिड डे की डोज है वो अपने बिजी स्केड्यूल में अक्सर भूल जाता है, तो जिसकी वजह से उसका कंप्लायंस पुअर हो गया। ऐसे सिचुएशन में यूजुअली हम कंसिडर करते हैं कि उसको उस ड्रग की अगर मॉडिफाइड फॉर्म है, मॉडिफाइड रिलीज डोजेज फॉर्म है तो वो दे दें, या फिर ये कि उसकी डोज बढ़ा दें और डोजिंग इंटरवल जो है वो भी बढ़ा दें, यानी उसको बजाय जो है वो 6 आवरली के 12 आवरली कर दें, डोज डबल कर दें अगर कर सकते हैं, गुंजाइश है और टॉक्सिसिटी का खदशा नहीं है। किसी को अगर डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग है यानी वो स्वॉलो नहीं कर सकता, थ्रोट का प्रॉब्लम है उसको, बाज़ होते हैं ऐसे लोग कि वो ज़रा बड़े साइज़ की जो टैबलेट होती है उसको स्वॉलो करते पे उनको एक फियर सा होता है, जैसे ये ऑगमेंटीन 1 ग्राम की जो कैप्लेट आती है ये जो होती है खासे बड़े साइज़ की होती है। तो इस तरह की जो टैबलेट्स होती हैं उनमें ये अक्सर प्रॉब्लम होता है, पेशेंट कैन नॉट स्वॉलो, वो उसको देख के ही डर जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है तो वो आपको देखना पड़ेगा। टाइप ऑफ डोजेज फॉर्म, जैसे बाज़ लोग होते हैं वो लिक्विड फॉर्म इजीली ले लेते हैं, यानी उसको आप सिरप फॉर्म में दे दें। एंड अच्छा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, पेशेंट को माजी में किसी ड्रग से एडवर्स रिएक्शन हो गया था और उसको सेम ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी गई विदाउट नोटिसिंग दिस फैक्टर। अब पेशेंट ने जैसे ही उस ड्रग को देखा वो डर गया कि नहीं भाई इससे तो मुझे पिछली दफ़ा ऐसा प्रॉब्लम हो गया था और मैं तो ये ड्रग अब नहीं लूँगा, तो फिर कंप्लाइंस उसका पुअर हो जाएगा। इसके अलावा द पेशेंट हु इज़ इन एन इंस्टीट्यूशन मे हैव डिफरेंट इश्यूज़ कंपेयर टू द एम्बुलेटरी पेशेंट। वो पेशेंट जो कि इंस्टीट्यूशन में यानी हॉस्पिटल में एडमिट है उसके आउट पेशेंट से फैक्टर मुख्तलिफ होंगे कंप्लाइंस के हवाले से, क्योंकि पेशेंट कंप्लाइंस इन इंस्टीट्यूशन इज़ मेंटेन। हॉस्पिटल में जो पेशेंट मौजूद है उसका तो कंप्लाइंस मेंटेन हो रहा है क्योंकि हेल्थ केयर पर्सनल हु प्रोवाइड एंड एडमिनिस्टर द मेडिसन ऑन शेड्यूल, क्योंकि नर्सिंग स्टाफ अपने टाइम पर आकर उसको वो मेडिकेशन प्रोवाइड कर देती हैं, जिसकी वजह से उसको वहाँ पर कंप्लाइंस का कोई इशू नहीं होता। हाँ, वहाँ पे और कोई इशू हो सकते हैं, डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग, इसके अलावा एडवर्स ड्रग रिएक्शन, और इसके अलावा जो है वो कॉस्ट, हाँ फैक्टर हो सकता है, अगर वो पेशेंट इज़ नॉन अफोर्डिंग तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा, नाउ नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट प्रिस्क्राइबर और क्लिनिकल फार्मासिस्ट कंसिडर द पेशेंट्स लाइफ स्टाइल एंड पर्सनल नीड्स व्हेन डेवलपिंग ए ड्रग डोजेज रेजिमेन। ठीक है, ये इसलिए ज़रूरी है लाइफ स्टाइल, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मल्टीपल डेली डोज कि उसको एवरी 6 आवर लिख के दे दी, अब वो एवरी 6 आवर नहीं ले सकता, वो इतना बिजी रहता है, उसका लाइफ स्टाइल कुछ इस तरह का है, तो उसको जो है फिर ऑल्टरनेट कोई सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाए।
The FDA approved labeling in the package insert contains patient counseling information to improve the patient compliance, and there are also sections on information for patients and medication guides. तो FDA ने इसी वजह से पेशेंट कंप्लाइंस को इम्प्रूव करने के लिए एक तो इस चीज़ को भी मैंडेटरी किया है बहुत सारी ड्रग्स के लिए जिनमें रिस्क ज़्यादा है पेशेंट नॉन कंप्लाइंस का, कि उसमें एक इंफॉर्मेशन लीफलेट हो जो मेडिकेशन गाइड हो या इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट हो या पेशेंट काउंसलिंग इंफॉर्मेशन हो, जो पेशेंट को ये टैक्टिक्स बताए उसमें या टेक्निक्स बताए कि वो अपने कंप्लाइंस को कैसे इम्प्रूव कर सकता है, कंप्लाइंस के इश्यू को कैसे रिजॉल्व कर सकता है, क्या क्या उसके पास सॉल्यूशंस हैं ताकि वो ड्रग को किसी भी तरीके से मिस ना करे और अपने कंप्लाइंस को बेहतर रख सके। सो यहाँ पर हम अपने इस सेकंड लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। जो इवैल्यूएशन ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्स है उसको हम अपने थर्ड लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। सो दिस इज एंड ऑफ द सेकंड लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।